गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आज हम उसकी फाइनल क्लास पे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिए थे और मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन होमवर्क में करने को दिए थे, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। होप सो कि आपने वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। मैं उसके आंसर आपको बता देता हूं कि उसके आंसर क्या आएंगे। अगर आपको आंसर मैच नहीं हो रहे तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20 जून 2012 के एग्जाम में आ चुका है। ये मैंने आपको दिया था और इसके ये नेट आंसर है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लॉस 8,70,000 है और कॉस्ट शीट का लॉस 844, मतलब दोनों में लॉस है। अकाउंटिंग में भी लॉस है और कॉस्टिंग में भी लॉस है। अकाउंटिंग का लॉस 8,70,000 और कॉस्ट शीट का लॉस 8,44,000। इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा कॉस्ट शीट में। अकाउंट्स का वैल्यूएशन तो दे रखा है डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में, और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया। इसमें प्रोडक्शन की यूनिट कितनी होगी, सेल्स की यूनिट हमें दे रखी है 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हमें दे रखा है 40,000। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो होगा 1,60,000। 1,20,000 प्लस 40,000, 1,60,000 इज प्रोडक्शन यूनिट। और उसके बाद में ये हमें लॉस मिलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लॉस 870 और कॉस्ट शीट का लॉस 844। ठीक है, आप नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और अगर आपने किया है तो मैच कर लो। ठीक है, अगर आंसर आपका नहीं मिले बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21 ये जून 2014 के एग्जाम में आ चुका है और इसमें भी बहुत इजी है। सेम जैसा भी क्वेश्चन आपने 20 किया होगा वैसा ही क्वेश्चन है ये 21। और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट है 138,240 का और कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है 1,44,000 का। कॉस्ट शीट का प्रॉफिट 144, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट 138,240। ठीक है, ये बिल्कुल आप चेक कर लें और इजी क्वेश्चन है दोनों। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23, 24 और इस चैप्टर को दी एंड करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है, जून 2017 अटेम्प्ट में आ चुका है। इसमें लास्ट में ये जो 3 लाइन है ये डबल हो गई। ये आप लास्ट की जो 3 लाइनें हैं ये काट दीजिए, 2 बार टाइपिंग हो गई। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इजी है क्वेश्चन ये भी। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000। फिनिश गुड्स का ये जो, अच्छा यहाँ पर ऊपर दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ₹135,525। हमें अकाउंटिंग का प्रॉफिट दे रखा है, मतलब हमें अकाउंटिंग का ट्रेडिंग P&L बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है। हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट लॉस पता करना है और उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेज, फिर हमें ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं। टोटल से मतलब हमें 135,750 ये सब अकाउंटिंग में दे रखे। ठीक है, फिर हमें ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे, उन सब की टोटल 40,600। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दे रखा है और डोनेशन दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20%, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का 50% और सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड बाय एडिंग 25% ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड फिनिश आर्टिकल सोल्ड। मतलब जो सेल्स है वो टोटल कॉस्ट में 25% हमने प्रॉफिट ऐड किया और उससे हमें क्या मिलेगी, सेल्स मिलेगी। एज्यूम नो वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए कॉस्ट शीट बनानी है तो बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम कॉस्ट शीट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000। हमें रॉ मटेरियल की परचेज दे रखी है 3,50,000 और हमें रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 75,000।
तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होगा 325। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज, वो ही लेनी है जो अकाउंट्स में, क्योंकि कॉस्टिंग में अलग से डिटेल नहीं है। 1,50,000 दोनों की टोटल 475, दोनों की टोटल 475। इट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, और हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो यहाँ दे रखा है। इट इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी है? 475। इसका 20% होता है 95,000। दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 5,70,000। क्लोजिंग स्टॉक WIP, ओपनिंग स्टॉक WIP का है ही नहीं, तो हमें क्या मिल गई? फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड का 50%। फैक्ट्री ओवरहेड का 50%। फैक्ट्री ओवरहेड कितने? 95,000। तो 95,000 का 50% होता है 47,500, 6,17,500। इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। देखो अकाउंट्स में दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दे रखे हैं, मगर कॉस्टिंग में इसका वैल्यूएशन कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की यूनिट्स नहीं दे रखी, और हमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स उसकी भी यूनिट नहीं दे रखी, तो वैल्यूएशन कैसे करें? तो एक काम करते हैं, जो अकाउंट्स में वैल्यूएशन दे रखा है वही लिख लो, क्योंकि वैल्यूएशन करने के लिए हमें कोई तरीका नहीं दे रखा है, यूनिट्स में नहीं दे रखी, अदरवाइज तो हम वैल्यूएशन कर लेते। तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हमें अकाउंट्स में दे रखा है 50,000, और ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है फिनिश गुड्स का 1,50,000। 1,50,000। तो हमें इसे क्या मिलेगी? टोटल कॉस्ट मिलेगी। टोटल कॉस्ट 6,17,500 में 150 ऐड होंगे और 50,000 लेस होंगे, तो 7,17,500 टोटल कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट, और हमें दे रखा है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो टोटल कॉस्ट का 25% है। तो टोटल कॉस्ट का 25% 179,375 प्रॉफिट। तो हमारी सेल्स होगी 896,875। इट इज आवर सेल्स। तो हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट मिल गया 179,375। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें अकाउंटिंग का P&L बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग 1,79,375। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेज, ये तो हमने अकाउंट से लिए। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ है 95,000 कॉस्टिंग में, जबकि यहाँ है 135,750। मतलब हमने अकाउंट्स में फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा लिए और कॉस्ट शीट में कम लिए। हमने कॉस्टिंग में 40,750 का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कम चार्ज किया, तो हम कॉस्टिंग में और चार्ज कर देंगे। एक्सपेंसेस और चार्ज करेंगे, मतलब एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें यहाँ से लेस करना है। क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज, इट इज 40,750। फिर उसके बाद में हमने यहाँ लिखे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 47,500 और यहाँ पर है 40,600। मतलब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज़्यादा लिखे, तो एक्सपेंसेस को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। 6,900 हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसके बाद में यहाँ देखो फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है ओपनिंग क्लोजिंग हमने अकाउंट्स वाले लिया है, तो रिकंसिलिएशन की तो बात ही नहीं है। डोनेशन 10,000, हमने डोनेशन ये कहाँ लिया होगा? अकाउंट्स में लिया होगा, कॉस्टिंग में नहीं लिया होगा। लेंगे तो दिखती बात है हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हमें 10,000 माइनस करना है डोनेशन, लेस डोनेशन।
और अब हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और ये नेट प्रॉफिट जो हमें यहाँ ऊपर दे रखा है इससे मिल जाना चाहिए। 179,375 माइनस 40,750 प्लस 6,900 माइनस 10,000 135525 ये मिल गया, बराबर रिकंसिल हो गया। तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, 135525। इट इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो छोटा ही क्वेश्चन था, अकाउंटिंग का P&L नहीं बनाना था क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें अकाउंट्स का प्रॉफिट दे रखा था। कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, हमने कॉस्ट शीट बना दी और वहां से हमने कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने किया रिकंसिलिएशन। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 23। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 और उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उन दोनों में एक जैसा पॉइंट है। होमवर्क नहीं देने वाला, डोंट वरी, बट दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। दोनों क्वेश्चन को हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 23 और ये आपके एग्जाम में आ चुका है दिसंबर 2018 के एग्जाम में। The following information is available from the financial books of PQR Limited, having a normal production capacity of 60,000 units for the year ended 31st March 2018. Sales 10 lakh rupees और ब्रैकेट में दे रखा है 50,000 यूनिट की सेल्स है। There were no opening and closing stock of finished goods. ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, मतलब जितना हमने सेल किया है हमने उतना ही प्रोडक्शन किया है। हमने कितना प्रोडक्शन किया है? 50,000, जबकि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी 60,000 यूनिट की है, बट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं केवल 50,000 यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 5 लाख, डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट 250, एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 150 ऑफ विच 60% आर फिक्स्ड, बाकी का वेरिएबल। Actual administrative expenses 45,000 which are completely fixed. Interest and dividend received 15,000. Actual selling expenses 30,000 of which 40% is fixed. Find out profit as per financial books, मतलब हमें ट्रेडिंग P&L बनाना है। चलिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग P&L बना ही लेते हैं। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग P&L बना के अकाउंटिंग का प्रॉफिट लॉस पता करना है, उसके बाद में कॉस्ट शीट बना के कॉस्टिंग का प्रॉफिट लॉस पता करना है और फिर रिकंसिलिएशन करना है। ठीक है, टू डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमें पॉइंट नंबर 3 में दे रखी है 5 लाख रुपीज, 5 लाख। टू डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज भी हमें पॉइंट नंबर 3 में दे रखी है 2,50,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल हम अलग अलग लिखते हैं। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो फिक्स्ड और वेरिएबल का ही है। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड 150 है जिसका 40% वेरिएबल और 60% फिक्स्ड, तो 40% होता है 60,000, ये वेरिएबल है, और 60% फिक्स्ड है, वो हो गया 90,000। Then to administrative expenses. Administrative overhead is completely fixed, और ये कितना है? ये है 45,000, 45,000। To selling overhead. सेलिंग ओवरहेड में वेरिएबल भी है और सेलिंग ओवरहेड में फिक्स भी है।
सेलिंग ओवरहेड फिक्स। सेलिंग ओवरहेड हमें दे रखे 30,000 जिसका 60% 18,000 ये हो गया वेरिएबल और 40% 12,000 हो गया फिक्स। बाई सेल्स हमने 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और 50,000 यूनिट को ही हमने सेल किया और सेल्स वैल्यू हमें दे रखी है 10 लाख रुपीज। फिर इधर एक और लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। अकाउंट्स में तो लिखनी है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम जो हमें पॉइंट नंबर 6 में दे रखी है 15,000 और हमें इससे क्या मिल जाएगा, हमें इससे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अकाउंटिंग का ट्रेडिंग P&L तो बन गया। अकाउंटिंग में जो भी हम एक्सपेंसेस और जो भी इनकम लिखते हैं वो एक्चुअल लिखते हैं। 10,15,000, 5,00,000, 250, 60,000, 90,000, 45,000, 18,000, 12,000, 40,000 का नेट प्रॉफिट। अब हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। अब यहां कॉस्ट शीट के बारे में क्या दे रखा है, सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड ascertain the profit as per cost accounts for the year ended 31st March 2018 assuming that fixed cost मतलब जो भी फिक्स कॉस्ट है are absorbed on the basis of normal production capacity। जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उसको नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर एब्जॉर्ब करना है। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको जब फिक्स कॉस्ट की बारी आएगी तब बताऊंगा कि इसमें कॉस्ट शीट में फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। देखो सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज ये तो वेरिएबल होती है, फिक्स तो नहीं होता। तो जो अकाउंट्स में है वो क्यों लिख दो 5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख और डायरेक्ट वेजेज जो अकाउंट्स में दे रखी है वैसा का वैसा लिख दो। केवल और केवल जो डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट में, दोनों मिलकर हमें क्या मिल गई, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमें मिल गई 750। इसमें हम ऐड करेंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो कॉस्टिंग में कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है, तो यहां जो दिया हुआ है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 सेम टू सेम लिख लो। मगर ये जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है इसको हमें कॉस्टिंग में अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा समझना। ये कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट जितने भी है उनको नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर एब्जॉर्ब करना है। मतलब क्या, आप नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे उसकी पर यूनिट रेट निकालो और फिर इस बार जितनी यूनिट हमने प्रोडक्शन की है उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करो। कैसे, हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000 यूनिट, ठीक है। हमारे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं 90,000। तो देखो ऐसे करेंगे 90,000 फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट, तो हमें पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड मिल गए 90,000 फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय 60,000 हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट मिल गए ₹1.50। ठीक है। अब इस बार यूनिट कितनी बनी 50,000, तो मल्टीप्लाई बाय 50,000 इक्वल्स टू 75,000। आप कहोगे सर ऐसा कैसे किया, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड तो फिक्स्ड होते हैं, बट ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, अदरवाइज तो हम ऐसा नहीं करते। फिक्स तो फिक्स ही होता है, बट यहाँ दे रखा है कि फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल प्रोडक्शन की कैपेसिटी के बेसिस पर एब्जॉर्ब करो। मतलब आप जो पर यूनिट रेट निकालोगे वो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से निकालो, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन जितना हो उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो यहाँ पर 7,50,000 में प्लस करेंगे 60,000 माइनस करेंगे, दोनों ही प्लस करने, प्लस 75,000, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई 885। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो पूरी फिक्स्ड है, तो आपको जैसे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का जैसा किया था वैसा इसको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 45,000 है, 45,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000, तो पर यूनिट हो गए 0.75 मल्टीप्लाई बाय 50,000 इट इज 37,500।
तो हमें क्या मिल गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज 885 प्लस 37,500, इट इज 922,500। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड में पहले वेरिएबल, वेरिएबल तो जैसा अकाउंट्स में है वैसे ही लिखना है, क्योंकि कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, मतलब सेम लिखना है, 18,000। अब जो फिक्स सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड फिक्स, उसको हमें नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करोगे, फिक्स सेलिंग ओवरहेड 12,000 और हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स, प्रोडक्शन यूनिट भी यही है 50,000, सेल्स की यूनिट भी यही है 50,000। ये जो सेलिंग ओवरहेड है वो सेल्स की यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं, बट यहाँ सेल्स की यूनिट भी 50,000 ही है, तो ये हो गए 10,000। तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें मिलेगी 952,500। फिर हम लिखेंगे सेल्स, हमारी सेल्स है 10 लाख रुपए, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट 47,500। और फिर हम करेंगे रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, एज पर कॉस्टिंग हमारा नेट प्रॉफिट है 47,500। अब देखो चेक करते हैं, मटेरियल सेम है, लेबर सेम है, वेरिएबल फैक्टर सेम है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ कितने 90, यहाँ कितने 75, मतलब हमने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग में 15,000 रुपीज़ कम लिए, तो हमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग में 15,000 से बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लेस करेंगे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 15,000 रुपीज़। सेम इसी तरह से फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये जो तीनों फिक्स ओवरहेड है ये तीनों ही हमने कॉस्टिंग में कम लिए। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने कम लिए हैं 7,500 और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड हमने 2,000 रुपीज़ कम लिए, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड हमने 2,000 से कम लिए। अच्छा, दोनों में सेल्स बराबर लिए, दोनों में सेल्स, ये एक इनकम है 15,000, ये हमने केवल अकाउंट्स में ली, कॉस्टिंग में नहीं ली, लेंगे इनकम लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये ऐड हो जाएगा 15,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम 15,000 और हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। 47,500 में से माइनस करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 7,500, माइनस करेंगे 2,000, प्लस करेंगे 15,000, इट इज़ 38,000 और हमारा यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 40,000 रुपीज़। ये कैलकुलेशन क्या हो गई, अच्छा यहीं पे दिक्कत है, देखो ये 922,500 है, इसमें प्लस करेंगे 18,000, प्लस करेंगे 10,000, ये 950,500 है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, ये 49,500 आएगा। आपको साथ साथ में कैलकुलेट करते रहना है, ठीक है। 49,500 ये होगा 49,500, तो ये हो जाएगा 40,000, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए ये आप फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और फिर इसके जैसा ही है एक और क्वेश्चन 24, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आप कितने क्वेश्चंस रिकंसिलेशन के एग्जाम में आ रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब रिकंसिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस रिकंसिलेशन को आप बड़े आराम से समझोगे, बड़े आराम से इसके क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आए। अगर रिकंसिलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो मतलब बस हो गया। तो बराबर
एकदम अच्छी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है। गिवन बिलो इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विकास इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको अकाउंटिंग का ट्रेडिंग P&L दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। मटीरियल, सेल्स, वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग। नॉर्मल आउटपुट 2 लाख यूनिट्स। देखो 2 लाख यूनिट्स नॉर्मल आउटपुट है, जबकि एक्चुअल आउटपुट 2,50,000 है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, तो 250 जो सेल्स की यूनिट है वही प्रोडक्शन की यूनिट है। तो 2 लाख इज नॉर्मल आउटपुट एंड एक्चुअल इज 2,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड अप टू ₹60,000। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं 120, इसमें 60,000 वेरिएबल है और 60,000 फिक्स्ड है, ठीक है। ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है। फिर लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड फॉर ऑल। ये पूरे के पूरे फिक्स्ड है, ये जो 40 जा रहे हैं ये पूरे फिक्स्ड है, ये पूरे फिक्स्ड है। और ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है उसमें 50,000 फिक्स्ड है, मतलब 30,000 वेरिएबल है और 50,000 फिक्स्ड है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। चलिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो प्रॉफिट हमें दे ही रखा है। कॉस्ट शीट बना के हम कॉस्टिंग का प्रॉफिट लॉस पता कर लेते हैं। कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, सेम टू सेम लिखना है 3 लाख। डायरेक्ट वेजेज भी वेरिएबल होता है, सेम टू सेम आपको लिखना है 2 लाख। 2 लाख दोनों मिलकर हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी 5 लाख। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल विच इज 60,000, सेम टू सेम लिखना है जो अकाउंट्स में। और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड, इसको हम चेंज करके लिखेंगे। कैसे करेंगे? 60,000 अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में यूनिट कितनी है, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन 2,50,000 इक्वल्स टू 75,000। तो ये होगा हमारे 5 लाख प्लस 60,000 प्लस 75,000, इट इज 635 फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो दे रखे हैं पूरे फिक्स्ड है, 40,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख, एक्चुअल प्रोडक्शन 2,50,000, 50,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये हो गए 6,85,000 एंड इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, स्टॉक तो है नहीं। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड तो सेम टू सेम हम लिख देंगे 30,000, और फिक्स सेलिंग ओवरहेड को हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा, ऐड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड सेलिंग, मतलब सेलिंग ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड। अब ये कैसे करेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,50,000, इट इज 62,500। तो हमें क्या मिलेगी? टोटल कॉस्ट मिलेगी। टोटल कॉस्ट 685 प्लस 30,000 प्लस 62,500, 7,77,500। सेल्स लिखेंगे 750 तो लॉस हो जाएगा,
750 लिखेंगे तो हमें मिलेगा लॉस, इट इज 27,500 लॉस। ठीक है, चलिए कॉस्टिंग में लॉस आ रहा है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसमें रिकंसिलेशन में केवल फिक्स्ड ओवरहेड वाला पॉइंट ही आना है, क्योंकि बाकी तो सब सेम लिखा हमने। नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग, इट इज 27,500 ब्रैकेट में। फिर हमें क्या करना, हम इसको प्रॉफिट मानेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड हमने कॉस्टिंग में ज़्यादा लिए, अकाउंट्स में कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। खर्चे जब कम करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमने 15,000 रुपीज़ ज़्यादा ले लिए, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने 10,000 रुपीज़ ज़्यादा ले लिए, तो ऐड करेंगे। अब हम जब कम करेंगे एक्सपेंसेस को तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और ऐड। फिक्स सेलिंग ओवरहेड, फिक्स सेलिंग ओवरहेड को जब हम, जो डिफरेंस है 12,500 ज़्यादा लिया, तो कम करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें प्रॉफिट मिलेगा 10,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट 10,000, और ये इससे मैच कर गया 10,000, करेक्ट। आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए, और इससे क्या होगा, हमारा ये चैप्टर भी दी एंड हो जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हमने नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने पढ़ा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी क्लास बहुत जल्दी ही एंड हो गई, चैप्टर एंड हो गया, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर।